आज हम देखेंगे रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब किस पर्पज से रिपोर्ट बनाया जाता है और रिपोर्ट का कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है कि किसी मरीज को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल से संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान रिपोर्ट कहलाती है तथा यह प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। यह मौखिक या लिखित दोनों ही रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। हेल्थ के लिए पढ़ रहे हैं, नर्सिंग क्षेत्र हेल्थ के सेक्टर है, तो यहाँ पे आप कहीं भी अस्पताल में काम करेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा अस्पताल, तो वहाँ पे जो भी आप किसी भी मरीज के रिलेटेड आप जो भी सूचना आप लिखेंगे उसको आपको कहीं ना कहीं किसी के पास भेजना होगा। तो ये जो सूचना होता है जो किसी के सामने आप दिखाने के लिए जो है लिखते हैं, तो यही जो है रिपोर्ट कहलाता है। और यह प्रक्रिया दूसरे के सामने में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। मतलब सूचनाओं को इधर से उधर भेजने की जो प्रक्रिया है यही रिपोर्टिंग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई पेशेंट भर्ती है आईपीडी में, समझ गए ना, इन पेशेंट में। अब वो पेशेंट को जो है क्या हो गया कि अचानक से पेशेंट का तबीयत ख़राब हो गया और ओपीडी भी नहीं जो है अलग चल रहा है। तो अक्सर होता है कि जो डॉक्टर के विजिट के समय होते हैं वो सुबह शाम होते हैं, बाकी के समय उनके पास जो है नर्स रहती है देखभाल के लिए, और बीच में जो समय होता है वह ओपीडी का दिन का समय होता है। तो ऐसे में होता यह है कि जब पेशेंट को ज़रूरत हो या ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, तो वैसे स्थिति में जो पेशेंट का जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसका जो फाइल तैयार हुआ है रिकॉर्ड का, तो उस रिकॉर्ड में जो भी सूचना होता है वही सूचना रिपोर्टिंग कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है, जिसमें बना हुआ होता है। अब ये चीज़ें किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। हम हेल्थ के बात करते हैं, कहीं और डिपार्टमेंट के बात करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। जैसे मानिए आज जो है ओपीडी में, मतलब बाहर से पेशेंट दिखाने आया एक विभाग में 50%। अब 50 पेशेंट आया तो उसका हम जो रिकॉर्ड बनाए हैं, जो रजिस्टर है, वहाँ पे 50 पेशेंट का हम एंट्री किए हैं। तो रिकॉर्ड वह हो जाएगा जो हम उसको बनाकर, वो अगर रजिस्टर फुल हो जाता है तो उसको हम अच्छे तरीक़ा से कहीं पे रख देंगे एक फाइल की तरह, तो वो हमारा रिकॉर्ड सेव होकर रख जाएगा। जब भी ज़रूरत होगा हम उसका उपयोग करेंगे। लेकिन रिपोर्ट होता है कि मानिए एक दिन में 50 पेशेंट आया, 50 पेशेंट का डिटेल आया, ठीक है। अब एक अस्पताल, बड़ा सा अस्पताल है, उसमें अनेकों विभाग है, तो जो जहाँ पे मेन ऑफिस होता है वह जो है अपने जितने भी आज के डेट में ओपीडी देखा गया सबका रिपोर्ट मांगता है कि भाई आज के डेट में अलग अलग विभाग में कितने मरीज देखे गए हैं, सबको इकट्ठा रिपोर्ट हमको दो। तो सभी विभाग अपना अपना रिपोर्ट भेजता है, मीन्स क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, आदान प्रदान करता है अपने सूचनाओं को जो मरीज से संबंधित होता है। जैसे 50 मरीज आया, 50 मरीज क्या क्या सेवा लिया, क्या चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ, सब लिखा होता है। तो रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्ति आगे भेज देता है और सबको इकट्ठा करके वह ऑफिसर को दिखाता है कि हाँ आज के डेट में इतना पेशेंट आया है, इतना रिपोर्ट बना है। तो यही सूचना होता है। रिपोर्ट एक प्रकार के सूचना के तरह होता है, जो क्या होता है कि मरीजों से रिलेटेड होता है, और मरीज से रिलेटेड जो होता है तो यह एक से दूसरे कर्मचारी के बीच में, नर्स हो या अन्य सदस्यों के बीच, जो स्वास्थ्य कर्मी हो, उनके बीच में इस सूचनाओं को जो है आदान प्रदान ही रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी पेशेंट का डिटेल जो है नर्स डॉक्टर के पास भेजती है किसी 4th ग्रेड कर्मचारी के थ्रू, तो वो जो सूचना भेजती है वही क्या होता है, रिपोर्ट होता है। समझ गए चीज़ को। और रिकॉर्ड क्या होता है, तो रिकॉर्ड एक आंकड़ा होता है जो किसी न किसी फाइल में तैयार करके रखा जाता है, जिसका इस्तेमाल बरसों बाद भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जो होता है वह डेली बाय डेली रिपोर्ट जो है बनते रहता है। ठीक है, और ये सारे रिपोर्ट एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि सारे रिपोर्ट का कलेक्शन एक रिकॉर्ड होता है। समझ रहे चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे यह जो रिपोर्ट होता है और इन्हीं सब चीज़ों को जो प्रक्रिया होता है रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक है, रिपोर्ट के सारे प्रक्रिया ही रिपोर्टिंग कहलाता है। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में देखिएगा। बाकी देखिए, यह मौखिक या लिखित दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब किसी भी मरीज का जो रिपोर्ट होता है, जो उससे रिलेटेड जो भी सूचना है, डॉक्टर के सामने या मौखिक रूप से आप भेज सकते हैं या रिटेन रूप में, दोनों रूप में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। या नर्स चाहेगी तो सीधा जाएगी, बताएगी डॉक्टर को कि हेलो सर, आज इतने नंबर बेड का पेशेंट का ये हालात है, पहले से ये बिगड़ गया है। ठीक है, तो डॉक्टर उसको आकर देखेंगे। या एक ऐसा होगा जो उसके पुर्जा के साथ में, उसके सारे डिटेल के साथ में जो है पेशेंट को भेजा जाता है डॉक्टर के साथ में, तो लिखा हुआ रहता है उस पर सब चीज़। तो यही कहता है रिपोर्ट लिखित या मौखिक दोनों रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है,
चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है, मतलब ये रिपोर्ट मतलब ये सूचनाओं को एक से दूसरे स्टाफ के बीच में आदान प्रदान करने का, जैसे नर्स से डॉक्टर, डॉक्टर से ऊपरी ऑफिसर, ठीक है, तमाम तरीके के स्टाफों के बीच में जो आदान प्रदान किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए तो चलिए ये जो रिपोर्ट लेखन है इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, मतलब रिपोर्ट लिखने का अनगिनत उद्देश्य हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। रिपोर्ट के द्वारा मरीज की परिपूर्ण देखभाल की जाती है। अब रिपोर्ट के माध्यम से किसी पेशेंट के हर एक समय समय पर जो है रिपोर्ट को आप डॉक्टर को बताते हैं, मतलब उसकी स्थिति। देखिए रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट एक प्रकार से स्टेटस है, रिपोर्ट एक प्रकार से जो है आपका सूचना है, ठीक है, जो मरीज के बारे में, उसके देखभाल के बारे में बताता है। और यह टाइम टू टाइम, समय समय पर रिपोर्ट जो है डॉक्टर को बताना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर चार्ट बनाइए, तो टेम्परेचर चार्ट क्या हो गया, पेशेंट का हर एक समय समय का स्टेटस होता है। दिन में 3 बार अगर चेक करना है तो तीनों बार का वह टेम्परेचर का स्टेटस होगा, और 6 दिन तक लगातार चेक करना है तो 6 दिन तक चेक करके और डॉक्टर को रिपोर्ट बताते हैं। तो यह एक प्रकार से मरीजों के बारे में एक प्रकार से सूचना होता है, मरीज से जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्या के बारे में सूचना, या इसको स्टेटस कह सकते हैं कि उस समय क्या है पेशेंट का स्टेटस, ठीक है। तो ही कहता है रिपोर्ट के द्वारा मरीज की परिपूर्ण देखभाल की जाती है, यह इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट होता है कि रिपोर्ट के द्वारा मरीज की संपूर्ण जानकारी एक दूसरे को आसानी से दी जा सकती है। बिल्कुल सही है, रिपोर्ट के जरिए मरीज की संपूर्ण जानकारी एक दूसरे स्टाफ्स को आसानी से दिया जा सकता है। रिपोर्ट से हमें आपूर्ति तथा उपकरण से संबंधित समस्याओं की जानकारी मिलती है। रिपोर्ट करने से हमें यह भी मिलता है कि कितना हमारे पास जो है उपकरण है और कौन कौन से उपकरण के जो है दिक्कत है, मतलब इक्विपमेंट में, इससे भी पता चलता है। चूँकि रिपोर्ट में कितना आपके पास से रिसोर्सेज है, ये सारा के सारा जो है इस सब का रिपोर्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब रिपोर्ट के माध्यम से मान गए पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, जटिलता आया, तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे, तो इससे होता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा गलती होने की संभावना कम हो जाती है। रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के बीच संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिपोर्ट जो होता है यह अन्य स्वास्थ्य टीमों सदस्यों के बीच जो है एक सूचनाओं को भेजने का, आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि कौन सी प्रक्रिया सही है और कौन सी गलत है। अब रिपोर्ट हमें यह भी बताता है कि कौन सी काम हम गलत तरीके से कर रहे हैं और कौन सी काम हम सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट के द्वारा जो है दवाइयाँ या उपचार के दोहराव को रोका जा सकता है। रिपोर्ट के द्वारा किसी मरीज को एक ही दवाई को डबलिंग होने से, दोहराने से बचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट के द्वारा मरीजों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, रिपोर्ट के जरिए आप मरीज का जो भी समस्या है को आसानी से सुलझा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, ठीक है। 9वां नंबर का है, देखिएगा कि रिपोर्ट स्वास्थ्य दल के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है। अब रिपोर्ट जो होता है कितने मरीज को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक दिन में 50 मरीज आया, तो कहीं ना कहीं आप 50 मरीज का एंट्री किए हैं अपने रजिस्टर में, तो आपके काम क्या हुआ कि आपने आज दिन भर में 50 पेशेंट को एंट्री किया है, तो यह आपके काम को भी दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि 10वां नंबर का है कि रिपोर्ट द्वारा जो है मरीजों की सेवा व देखभाल की योजना बनाई जा सकती है। जो रिपोर्ट होता है उसके जरिए मरीज की सेवा तो किया ही जाएगा, साथ में उसके देखभाल कैसे करना है इसका प्लानिंग यानी योजना भी बन सकता है। तो इस प्रकार से यह उद्देश्य हो गया किसका, रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव्स या इसको पर्पज जो भी कीजिए कि आखिर रिपोर्ट का क्या जो है काम है, ये आपको उद्देश्य के माध्यम से बता दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इसको अच्छे से PDF पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी अब हम चलते हैं रिपोर्ट के प्रकार की तरफ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिपोर्ट के क्या प्रकार होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट के प्रकार हम लोग को बताना है। देखिए रिपोर्ट के बहुतों तरीके से आप रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, बट कुछ महत्वपूर्ण प्रकार है जिसको चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तरीका पूछेगा, बे पूछेगा, तो हम लोग जानते हैं कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने का 2 ही तरीका है, एक तो रिटेन माध्यम से, लिखने वाला विधि से, और एक ओरल मतलब सीधे कह देना, ये ओरली हो जाता है। तो ये 2 तरीके से हम जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रकार में देख लीजिए, तो पहला है रिटेन रिपोर्ट। रिटेन रिपोर्ट वही है कि यह स्वास्थ्य दल के सदस्यों के बीच दी जाती है तथा उच्च अधिकारियों को भी भेजी जाती है, जैसे स्टाफ नर्स से हेड नर्स से नर्सिंग अधीक्षक, और नाइट रिपोर्ट आदि। जैसे नाइट शिफ्ट चलता है, डे शिफ्ट चलता है, इवनिंग शिफ्ट चलता है, 3 शिफ्ट चलता है हॉस्पिटल में। तो ऐसे में
नाइट में कितना मरीज़ आया, कितना भर्ती हुआ, किसको क्या जो है दवाई चला, ये नाइट का रिपोर्ट जो है, जो नाइट में जब किसी का नर्स का डे ख़त्म होता है ड्यूटी, तो वह सुबह जाते जाते जो है वो नर्सिंग हेड को अपना रिपोर्ट भेजती है, ठीक है। तो वही क्या होता है, जो सूचना भेज देती है वही जो है क्या कहलाता है, लिखित रिपोर्ट, जो लिखा हुआ टर्म में होता है, जो स्वास्थ्य दलों के बीच उच्च अधिकारियों को भी भेजा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, यही आपके लिखित रिपोर्ट होते हैं जिसमें लिखित सूचना होता है। दूसरा है मौखिक रिपोर्ट। मौखिक रिपोर्ट का मतलब होता है कि ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट मतलब यह मौखिक रूप से दिया जाता है रिपोर्ट। यह रिपोर्ट नर्स द्वारा डॉक्टर व उच्च अधिकारियों को वार्ड में राउंड के समय दी जाती है। जैसे रोगी की रिपोर्ट, जैसे वार्ड में डॉक्टर सुबह शाम विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं, ठीक है। तो उस समय जो है मरीजों के बारे में डॉक्टर को सिर्फ ओरली मतलब मुंह से द्वारा कहना ही जो है मौखिक रिपोर्ट कहलाता है, जो नर्स के द्वारा डॉक्टर को वार्ड के विजिट करते समय बताया जाता है। और यह जो मुंह के द्वारा बताया जाएगा, जो कह के बताया जाएगा, वही ओरल मतलब मौखिक रूप से रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर के जो भी नर्स के जो है डॉक्टर पेशेंट के बारे में डॉक्टर को बताती है बाई ओरल, वही मौखिक रिपोर्ट होता है, ठीक है। तीसरा है टेलीफोनिक रिपोर्ट। अब आप लोग को पता है कि रिपोर्ट अगर हमें मान गए कहीं, जैसे एक अस्पताल में 4 बिल्डिंग है अलग अलग, अब पहले वाले बिल्डिंग से सूचना जो है सबसे लास्ट वाले बिल्डिंग को देना है, तो क्या हम चल के जाएंगे? तो हम टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है प्रत्यक्ष द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला एक रिपोर्ट होता है, जो उच्च अधिकारियों को और अन्य नर्सिंग दल और अन्य स्वास्थ्य टीम को दिया जाता है, ठीक है। जो रोगी के किसी भी समान या असमान स्थिति के बारे में हो सकती है, जैसे रोगी की चिकित्सा संबंधी दिशा निर्देश डॉक्टर से लिए व दिए जा सकते हैं। जैसे मान गए डॉक्टर अभी उपस्थित नहीं है, ठीक है, और वार्ड में हम जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर मान गए कोई ऐसा चीज़ें हुआ पेशेंट के साथ जो असमान है, ठीक है, या समान भी है, तो जो नर्स होती है डॉक्टर का नंबर आता है, डॉक्टर उसको देते हैं, कहते हैं कोई भी अगर ज़रूरी पड़ेगा तो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा। तो उस समय जब ज़रूरी पड़ता है, रात को मान के 2 बजे पेशेंट को अचानक से दिक्कत हुआ, तो ऐसे में डॉक्टर नर्स जो है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करती है कि सर क्या करें, अभी तत्काल में आप तब तक आइएगा, तब तक हम क्या करें, बताइए, ऐसा ऐसा समस्या है। तो जो भी बाई टेलीफोनिक जो चीज़ें होगा, रिपोर्ट दिया जाएगा पेशेंट के स्टेटस के बारे में डॉक्टर को, वही जो है आपका टेलीफोनिक होता है। और यह डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही होगा। टेलीफोनिक हम इनडायरेक्ट ही करते हैं ना, हमारे सामने कोई थोड़ी ना होता है, अगर सामने रहेगा तो हम टेलीफोन क्यों करेंगे, तो यह अप्रत्यक्ष होता है। चौथा है इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब होता है कि यह ऐसा रिपोर्ट होता है जो अचानक या इंसिडेंट मतलब हुए घटनाक्रम को बताती है। यह रिपोर्ट हमेशा लिखित रूप में पेश की जाती है, जैसे रोगी की नर्स से कहा सुनी, रोगी को पलंग से गिरकर या अन्य किसी वजह से वार्ड में चोट लग जाना आदि। अब घटना रिपोर्ट का मतलब होता है कि हेल्थ सेक्टर में चाहे मरीज के देख रेख में लापरवाही हो, चाहे देख रेख में कोई भी घटना जो हो गया हो, तो इन सब का रिपोर्ट जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ घटना वाला रिपोर्ट मुंह से नहीं कहा जाता है, इसका लिखित रूप में देना पड़ता है कि आखिर पेशेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने कहाँ थी, जो पेशेंट जो है बेड से गिर गई या पेशेंट रूम से बाहर चला गया, आप कहाँ थी, तो इसका रिपोर्ट जो है देना पड़ता है। तो यह रिपोर्ट हमेशा जो है क्या होता है, जो भी घटना वाला रिपोर्ट होता है यह ओरली नहीं दे सकते हैं, हमेशा रिटन में ही देते हैं, ठीक है। तो यह जो है घटना रिपोर्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, ठीक है। 5वां में है ट्रांसफ़र रिपोर्ट। ट्रांसफ़र रिपोर्ट का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत रोगी को दूसरे यूनिट या वार्ड में भेजना और दूसरी नर्स द्वारा उसे यूनिट या वार्ड में प्राप्त करना शामिल है। यह रिपोर्ट फ़ोन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। जैसे मान गए कोई ENT का पेशेंट है, ठीक है, ENT का पेशेंट है, लेकिन उसको अचानक से वोमिटिंग होने लगा, तो वह केस बन गया क्या चीज़ का, मेडिसिन का। तो अब मान गए उसे अब ज़्यादा दिक्कत तो वोमिटिंग से होने लगा, जो पहले से ENT विभाग में अगर वह शिफ्ट है, तो ऐसे में जो नर्स ENT वाली होगी वो क्या करेगी कि वह मेडिसिन से संपर्क करेगी और पेशेंट के बारे में सब डिटेल बताएगी, और यही जो डिटेल बताएगी बाई टेलीफोनिक, यह क्या हो जाएगा, रिपोर्ट देना हो जाएगा। अब ये बताएगी तो कहेगी कि हम भेज रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप इसको रिसीव कर लीजिएगा। और जब वो भेजती है, चूँकि वो बाई टेलीफोनिक बताई हुई है, तो वहाँ पे जाती है जो मेडिसिन विभाग में नर्स है उसके पास, तो वो रिसीव कर लेती है। तो यह बाई टेलीफोनिक भी हो सकता है या फिर वो जो है
किसी और माध्यम से या किसी व्यक्ति के थ्रू में होता है। जैसे वार्ड बॉय के साथ में पेशेंट को दूसरे वार्ड में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे वार्ड बॉय अपना सारा कागज़ लेकर दूसरे वार्ड में जाएगा पेशेंट के साथ में, और वहाँ पे उसे शिफ्ट करा के और वह वार्ड बॉय आता है। तो ऐसे में होता यह है कि जो भेजती है और जो प्राप्त करती है पेशेंट को एक दूसरे यूनिट में, तो ये सब के सब या तो फ़ोन के ज़रिए या किसी व्यक्ति के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, और यह रिपोर्ट जो दिया जाता है यह ट्रांसफ़र रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो आए 5वां हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6ठा है मूल्यांकन रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इवैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि यह रिपोर्ट छात्रों से संबंधित जानकारी भेजने हेतु तैयार की जाती है। जैसे हेड नर्स द्वारा नर्सिंग छात्रों की मानसिक मूल्यांकन रिपोर्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य को प्रत्येक माह भेजी जाती है। इवैल्यूएशन रिपोर्ट या तो छात्र से रिलेटेड भी हो सकता है या कर्मचारी के कामों से रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब आकलन, एक मूल्यांकन कि कैसा काम हुआ है, छात्र है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो इस सब जो रिपोर्ट होता है यह उच्च अधिकारियों को, उच्च जो है नर्सिंग है तो उच्च नर्सिंग अधिकारी को, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य में उच्च अधिकारी को, ठीक है। तो इसी तरीके से यह रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है, जिससे उसके क्या होता है कि उसका मूल्यांकन का पता चलता है। ठीक है, उसके मेहनत का, उसके कामों का पता चलता है मूल्यांकन रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, तो यह 6ठा मूल्यांकन रिपोर्ट हो गया। इस प्रकार से आप 6 रिपोर्ट लिख दीजिएगा, इसका उद्देश्य लिख दीजिएगा, रिपोर्ट होता क्या है लिख दीजिएगा, अगर रिपोर्ट के बारे में पूछेगा तो। ओके, चलिए मैंने आपको रिपोर्ट बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश दिया गया है। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो इसको इंग्लिश में अच्छे से डील कीजिएगा, अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी या इंग्लिश जो में भी आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा कि जिस भी लैंग्वेज में आप देते हैं उसी को चुनिए। ठीक है, उसी पर मेहनत कीजिए। तो ये हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बच जाते हैं। कौन कौन क्वेश्चन है? सबसे पहला है, देखिएगा, याद रखिएगा, हम अब लोग चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। फंडामेंटल में हम रिपोर्ट ही सर पढ़ना था, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग चल रहे हैं, और इसका प्रश्न है हमारे 4थे नंबर सब्जेक्ट चैप्टर से, जिसका नाम एपिडेमियोलॉजी है। ठीक है, जनपादिक रोग विज्ञान। अब इसका हमको एपिडेमियोलॉजी का यूज बताना है। आप लोग को मैं उद्देश्य बताया था, जब एपिडेमियोलॉजी पढ़ाए थे तो वहाँ पे उद्देश्य बताए थे, बट फिर से चल लीजिए, फिर से देख लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य पूछे या उपयोगिता पूछे, दोनों का बात वही होता है, या महत्व पूछ ले, बात वही है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी का महत्व, उपयोग या उद्देश्य कुछ भी पूछे, आपको मैं यहाँ पर 7 पॉइंटें बता रहा हूँ। इस 7 पॉइंटें को लिखना है और सब में 2-2, 3-3 लाइनें अपने नॉलेज के हिसाब से लिखते जाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये 7 पॉइंट ध्यान में जरूर रखना है। ओके, देखिए एपिडेमियोलॉजी के उपयोग निम्न है, मीन्स जो एपिडेमियोलॉजी होता है इसका उपयोग जो है निम्न है, मतलब नीचे दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो उपयोग है वह है समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। अब हम लोग एपिडेमियोलॉजी में पढ़े थे कि इसमें सभी चीज़ों जो जनसंख्या के बीच में घटित होता है स्वास्थ्य के बारे में, उसका ही अध्ययन, उसका ही निपटारा जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य का स्तर का आकलन करना भी एपिडेमियोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है समुदाय में पाए जाने वाली बीमारी तथा इनके लक्षण में आने वाले परिवर्तन का भी अध्ययन एपिडेमियोलॉजी से किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी का उपयोग ये है कि यह बीमारी और उसके लक्षण के परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीमारी होने के व्यक्तिगत जोखिम का अनुमान लगाना। अब एपिडेमियोलॉजी के तहत जो है व्यक्ति में कितना ज़्यादा मतलब जोखिम है, रिस्क है बीमारी होने के, उसके खुद के कारण से, इसका बारे में अनुमान पता लगाना। चौथा है बीमारियों के कारण का पता लगाना। एपिडेमियोलॉजी का उपयोग ये भी है कि यह बीमारी के कारणों के बारे में पता लगाता है कि किन कारणों से बीमारी ये हुआ। ठीक है, 5वां है स्वास्थ्य सेवाओं में नियोजन करना, मतलब यह स्वास्थ्य सेवाओं में नियोजन यानी प्लानिंग करने में मदद करता है। 6ठा है स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करना, यह एवेल्युएशन करने का भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है, किसका? एपिडेमियोलॉजी का। 7वां है बीमारियों के प्रकृति व इतिहास के बारे में जानकारी देता है। एपिडेमियोलॉजी बीमारी के नेचर और उसके हिस्ट्री के बारे में, इतिवृत्ति के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7 पॉइंट बताया एपिडेमियोलॉजी के उपयोग के। अब इस 7 पॉइंट में अगर 5 नंबर में एपिडेमियोलॉजी के उपयोग पूछे तो कम से कम ये 7 पॉइंट तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर 2-2, 1-1 लाइन अगर लिख देंगे तो और बेटर होगा, उससे कॉपी भी फुल होगा, क्वेश्चन भी आपको लगेगा कि हाँ हम इसको लिख पाए हैं अच्छे से। तो ये मैं बात है, बाकी अगर ना याद रहे वो सारी चीज़, कम से कम ये 7 पॉइंट एपिडेमियोलॉजी के महत्व, उद्देश्य और उपयोग में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए
यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी का ही क्वेश्चन है। पूछता है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में कि डिजीज साइकिल के बताइए, रोग चक्र के बारे में बताइए। मेरे डियर, चक्र का मतलब होता है कि अपने पथ पर हमेशा जो है चलते रहना, चक्कर काटते रहना, यही चक्र होता है, ठीक है। जैसे यहाँ है कोई व्यक्ति, यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर अपने जगह पर यहाँ आया और फिर से पुनः प्रारंभ किया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब यह चक्र हो रहा है, ठीक है। जो पुनरावृत्ति जो होता है ना, रिपीटेशन, उसी को हम लोग साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं, ठीक है। तो आज हमको डिजीज कहना, डिजीज साइकिल, रोग चक्र और इसके विभिन्न स्टेज के बारे में बताना है, ठीक है। इसके विभिन्न रोग चक्र के अवस्था के बारे में बताना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजीज साइकिल क्या होता है, रोग चक्र क्या होता है। मेरे डियर, संक्रामक रोगों कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान कुछ अवस्थाएं पाई जाती है जो कि क्रमिक रूप से घटित होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति में कोई संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज होता है तो उस दौरान उसके शरीर में कोई अवस्था या स्टेज जरूर पाया जाता है जो एक स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमिक रूप से घटित होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे रोगजनक कारक जो रोग उत्पन्न करता हो वो कारक शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं एवं वहाँ उत्कों को क्षति पहुँचाते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है कि जैसे जो सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न करने वाला हो, यह कारक शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद यह वृद्धि करता है, मतलब फैलता है, और जिस भी अंग को यह इफेक्टेड करता है तो वहाँ के मान गए ऊतक को क्या करता है, यह क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यही स्टेप चलता है। शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता रोग कारक को नष्ट करने का प्रयास करती है। अगर यह प्रतिरक्षा पर्याप्त स्थिति में हो तो रोग कारक नष्ट हो जाते हैं एवं व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है। अगर यह अपर्याप्त है तो रोगी में रोग के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने लगते हैं एवं उचित उपचार की आवश्यकता होती है। मेरे डियर, आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी संक्रामक रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का प्रयास करता है। अगर हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम पर्याप्त होता है उस रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, तो उस संक्रमण को वहीं पे दाब देता है, ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन हमारा शरीर अगर अपर्याप्त हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहता है और उस रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने में अपर्याप्त होती है, तो इस कारण से उस रोगी में रोग के चिन्ह व लक्षण प्रकट होने लगते हैं और इस स्थिति में व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता हो जाती है। यही आपका क्या होता है, साइकिल, डिजीज साइकिल होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या समझे कि डिजीज साइकिल एक प्रक्रिया है, एक अवस्था है जो क्या होता है, क्रमिक रूप से घटित होता है। जैसे हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करने वाला प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद जो है फैला, वृद्धि किया, वृद्धि करने के बाद वह जो है उस जगह के ऊतक को क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है। मीन्स संक्रमित करने के बाद क्षतिग्रस्त नहीं होता है। अब ये कब होता है, तो जब हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा क्षमता होता है वह कमज़ोर हो जाएगा तो हमारे शरीर में संक्रमण रोग हो जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। बट उससे पहले होता यह है कि जैसे ही कोई रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक यानी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के तुरंत बाद जो है हमारा शरीर का इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षा जो है एक्टिव होता है। अब जैसे ही वह एक्टिव होता है तो अगर उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में शक्ति रहता है, यानी शरीर में इम्यूनिटी में अगर शक्ति रहता है तो वह सूक्ष्म जीव को वहीं पे नष्ट कर देता है, आगे उसको संक्रमण फैलने नहीं देता है। लेकिन जब हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर पाता है इम्यूनिटी, तो वह सूक्ष्म जीव क्या होता है, हावी हो जाता है हमारे शरीर के ऊपर और धीरे धीरे वह फैलकर हमारे शरीर में रोग पैदा कर देता है, जिसके बाद रोगी के अंदर लक्षण व चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं उस रोग का और फिर व्यक्ति को डॉक्टर चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। और यही जो है हमारा क्या कहलाता है, रोग चक्र कहलाता है। तो अच्छे से मैंने आपको डील कर दिया, समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अवस्था स्टेज के बारे में देखते हैं।
मेरे डियर, रोग चक्र के मुख्यतः 6 अवस्था 6 चरण में संपन्न होते हैं। जो डीजे साइकिल होता है यह 6 चरण में संपन्न होते हैं। कौन कौन से चरण हैं? पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भावन अवधि। दूसरा है प्रोडर्मल पीरियड, पूर्ण लक्षण अवधि। तीसरा है फेस्टिजियम अवधि, ठीक है। चौथा है डेफरवेसेंस और पांचवा है कन्वलेसेंस और छठा है डिफेक्शन। तो ये 6 आपको ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल के, ठीक है। चलिए, अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये आप लोग को डिफिनीशन में पूछता भी है, ठीक है। देखिए, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है यह रोग उत्पाद करने वाले जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वह शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षणों के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल को उद्भावन अवधि कहते हैं। अलग अलग बीमारियों की उद्भावन अवधि अलग अलग होती है, जो कि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। इसके कहने का मतलब है कि उद्भावन अवधि जो होता है, यह जो रोग उत्पन्न करने वाला, मानिए यह सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति के बॉडी पर अटैक किया, ठीक है। अब बॉडी पर अटैक किया तो जैसे ही यह सूक्ष्म जीव बॉडी पर अटैक करेगा तो यहीं से इंक्यूबेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। अब ये अटैक किया, शरीर में गया। अब मान गए हमारा शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में इम्यूनिटी है तो इसको नष्ट करके यहीं पर बाहर फेंक देगा। लेकिन हमारा अपर्याप्त हो गया है इम्यूनिटी सिस्टम, तो यह अपना लक्ष्य आगे बढ़ाएगा। मतलब शरीर में यह प्रवेश किया, यहाँ पे प्रवेश करने के बाद बॉडी में क्या हुआ कि ये लक्षण जब दिखाना शुरू करेगा और उसके बीच के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब शरीर में प्रवेश किया और लक्षण उत्पन्न होने तक के अवधि को उद्भावन अवधि कहते हैं, ठीक है। चलिए, यह उद्भावन अवधि यानी किसी व्यक्ति में संक्रमण वाला सूक्ष्म जीव प्रवेश किया और कब तक इसमें लक्षण दिख सकता है, यह 1 दिनों से लेकर वर्षों तक होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा देखिएगा पूर्व लक्षण अवधि, प्रोडर्मल पीरियड। पूर्ण लक्षण अवधि का मतलब है कि किसी रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। मतलब किसी रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, परंतु लक्षण अस्पष्ट होने के कारण बीमारी का निदान कर पाना मुश्किल होता है। इस अवस्था की अवधि 1 से 4 दिन होता है। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड में देखे हैं कि बॉडी पर संक्रमण अटैक किया और जब तक लक्षण उत्पन्न करने पर आएगा और प्रवेश करने से लेकर लक्षण उत्पन्न करने तक के बीच के अवधि को इंक्यूबेशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलेगा, अब आगे चलेगा तो दूसरा होता है कि यह लक्षण उत्पन्न करता है, बट प्रोडर्मल पीरियड में होता है कि ये लक्षण इतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं होता है कि आप किसी रोग को पहचान कर उसका जो है स्पष्ट रूप से निदान कर सकते हैं। यह अवधि जो है आपको मिला जुला दिखता है, जिसमें बीमारी को पहचान पाना मुश्किल होता है। यह अवधि 1 से 4 दिन होता है संक्रमण फैलने के बाद, ठीक है। तीसरा है फेस्टिजियम पीरियड। फेस्टिजियम पीरियड होता है, यह रोग की चरम अवस्था होती है। इसमें रोगी में रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस अवस्था में रोग का निदान कर पाना संभव हो जाता है। बीमारी की व्यक्ति की गतिविधियां इस अवस्था में प्रभावित हो जाती हैं। मेरे डियर, तीसरा जो है फेस्टिजियम पीरियड, यह एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर किसी को टीबी है तो टीबी का लक्षण, किसी को अगर अस्थमा है तो अस्थमा का लक्षण, किसी को चेचक है तो चेचक का लक्षण, मतलब जो भी बीमारी हो, जो भी संक्रमण हो, उसका कंप्लीट लक्षण जो है फेस्टिजियम में दिख जाता है, जिसके बाद पहचान कर इलाज कर पाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन में जब व्यक्ति में पूर्ण लक्षण किसी बीमारी का दिख जाता है तो फिर उस व्यक्ति का एक्टिविटी गतिविधि भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है, ठीक है। तो यह फेस्टिजियम अवधि में पूर्ण रूप से दिखने वाला अवधि लक्षण होता है। नेक्स्ट है डेफरवेसेंस। डेफरवेसेंस का मतलब होता है कि इस अवस्था में रोगी में प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने लगता है, लक्षणों की गंभीरता कम होने लगती है, उसकी स्थिति में सुधार आता है तथा रोगी अच्छा महसूस करते हैं। अब जो डेफरवेसेंस आप लोग देख रहे हैं, अब कोई भी बीमारी होता है कंप्लीट लक्षण दिखा दिया, अब उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो सुधार होगा ना। तो जो ट्रीटमेंट करते हैं तो व्यक्ति जो धीरे धीरे सुधार होने लगता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति में प्रतिरक्षा जो है
इम्यूनिटी जो है वह धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा है। तो ये कब होता है? तो यह डेफरवेसेंस वाले में होता है। इसमें लक्षणों की गंभीरता जो होता है उसमें कमी आने लगता है और व्यक्ति की स्थिति में सुधार आने लगता है और रोगी जो है कुछ हद तक अच्छा महसूस करने लगता है। मीन्स डेफरवेसेंस वाला जो अवस्था होता है वहाँ पे व्यक्ति जो है रिकवरी रेट शुरू होने लगता है, व्यक्ति अच्छा फील करने लगता है, संक्रमण का जो लक्षण होता है कम होने लगता है गंभीरता का। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर इम्यूनिटी उसका क्रिएट उत्पन्न होने लगा है, ठीक है, और व्यक्ति अच्छा महसूस करता है इसमें डेफरवेसेंस में, ठीक है। पाँचवा में है कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेशंस का मतलब होता है कि यह किसी रोग की समाप्ति के पश्चात पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में लगने वाला समय का अंतराल है। इस अवस्था में रोगी की स्थिति में तेज़ी से सुधार होती है। कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है कि कोई भी रोग होता है वह रोग जो है मान के व्यक्ति को लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, बट जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि हम ठीक हो गए हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीट ठीक नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट ठीक जो है व्यक्ति को कॉन्वेलेंस जो एक ऐसा अवस्था है जहाँ पे किसी व्यक्ति में जो रोग पहले हुआ था वह रोग तो समाप्त हो गया है, लेकिन व्यक्ति में रोग समाप्त होने के बाद, लक्षण समाप्त होने के बाद उसके स्वास्थ्य में व्यक्ति को जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधार आने लगता है, व्यक्ति में तेज़ी से सुधार आने लगता है। तो यही कॉन्वेलेंस जो है अवस्था होता है। डिफेक्शन का मतलब होता है कि इस अवस्था में रोगी के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, और डिफेक्शन अवस्था होता है जो व्यक्ति पूर्ण तरीक़ा से स्वस्थ हो जाता है। तो यह डिजीज साइकिल का पहला हम लोग इनक्यूबेशन देखे हैं, प्रोडर्मल देखे हैं, उसके बाद प्रोडर्मल के बाद हम लोग क्या देखे हैं? इंक्यूबेशन देखे हैं। इंक्यूबेशन के बाद हम लोग क्या देखे हैं? प्रोडर्मल देखे हैं। प्रोडर्मल के बाद हम लोग क्या देखे हैं? फेस्टिजियम देखे हैं। फेस्टिजियम के बाद डेफरवेसेंस देखे हैं, कॉन्वेल्सन देखे हैं और डिफेक्शन देखे हैं। और सब में जैसे व्यक्ति जैसे चक्र है तो चक्र है, पहले व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अच्छा व्यक्ति रहता है, उसमें संक्रमण अटैक होता है, अब वो संक्रमण विभिन्न रास्तों से गुजरता है और फिर एक ऐसा भी अवस्था आता है जहाँ पे इम्यूनिटी उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वह संक्रमण का लक्षण कम होते जाता है और धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन भी आता है जो छठा पॉइंट बनता है जहाँ पे व्यक्ति पूर्ण तरीके से लक्षण समाप्त हो जाता है और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, यानी व्यक्ति फिर से कहाँ आ गया? नॉर्मल में आ गया। तो यही साइकिल होता है, जो नॉर्मल में था और फिर से नॉर्मल तक आ जाएगा, और इस बीच में जो अवस्था है उसी 6 अवस्था को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अब